नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के कांस्टेबल प्रैक्टिस सेशन बैच में। एक बार फिर से हम आपके लिए कांस्टेबल लेवल के, स्टेट लेवल के कांस्टेबल, सेंट्रल गवर्नमेंट के कांस्टेबल लेवल के एग्ज़ाम, पैरामिलिट्री फोर्सेस के कांस्टेबल लेवल के एग्ज़ाम्स की एक समराइज प्रैक्टिस सेशन बैच हम चला रहे हैं, जिसमें हम रोज़ मैथमेटिक्स, जीएस और रीजनिंग, जल्द ही हिंदी भी शुरू होगा, का प्रैक्टिस सेशन बैच मॉर्निंग 6 o'clock जीएस, 7 o'clock रीजनिंग और 8 o'clock मैथ्स आपके लिए चल रहा है। और आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, विश्वास रखिए, जितना प्रैक्टिस हम लोग करा रहे हैं इस लेवल के ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और इससे बाहर क्वेश्चन एग्जाम में इस लेवल से इतर नहीं, यही क्वेश्चन आएंगे, इसका दावा नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन इसी पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे, इस बात का दावा है। और चैप्टर वाइज कंटेंट हमारा लगभग क्वांट का पूरा होने वाला है, इस समय सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, तो आप वहाँ से भी क्वांट का रिवीजन करते रहिए, चैप्टर का रिवीजन करते रहिए। बहुत शानदार आपकी तैयारी चल रही होगी, ऐसी आशा, उम्मीद और विश्वास के साथ और शुभकामनाओं के साथ कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में हम और आप मिलकर बड़ा कमाल करेंगे। बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। एक मोटिवेशनल कोट से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि अपने दर्द को अपना मोटिवेशन बना और फिर देख तुझे कौन रोक सकता है सक्सेसफुल होने से। किसी ने कहा है सच में कि अगर एक दिन के लिए खुश होना चाहते हो तो कहीं अच्छे जगह जाके खाना पीना खा के चले आओ। एक हफ्ते के लिए खुश होना चाहते हो तो कहीं नया घर, मकान, फ्लैट ले लो। और अगर पूरे जीवन खुश होना चाहते हो तो अपने काम से, जो आपका वर्क है, उससे प्यार कर लो, पूरी ज़िंदगी खुश रहोगे। तो अपने पैशन को, अपने जो आपका लक्ष्य है, उस पे आप बने रहिए और उसके प्रति प्रयास करते रहिए, सफलता निश्चित मिलेगी। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक बेलन जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और उसके आधार की त्रिज्या 88 सेंटीमीटर है, उसका आयतन क्या होगा। ठीक है, कोई बेलन है, उसके आयतन की बात कह रहे हैं ये, तो देख लेते हैं क्या हो सकता है। थोड़ा सा ये देख लीजिए, एक बेलन जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और उसके आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर है, आधार उसका आयतन क्या होगा। तो पहली चीज तो समझो कि अगर बेलन है तो सीधा सीधा है कि अगर उसका आयतन है तो 11 से उसको कटना है। तो 11 से ना ये कट रहा है, ना ये कट रहा है, ना ये कट रहा है, सिर्फ ये कट रहा है। आयतन पूछ रहे हैं, देखो 6 6 12 और ये 1 1 0, 12 - 1 11। क्या है 11 से विभाज्यता का नियम? 11 से सिर्फ एकमात्र ऑप्शन डी ऑप्शन कट रहा है, यही आपका आंसर है। खत्म कहानी। इतने बड़े सवाल जिसका इतना बड़ा भौकाल, उसका 5 सेकंड में आंसर। ऑप्शन ट्रेस करिए, 11 से विभाज्य। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन थे, ध्यान से समझिएगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। पहला ऑप्शन था 3130, दूसरा ऑप्शन था 2550, तीसरा ऑप्शन है 3570 और लास्ट ऑप्शन है 6160। मैंने बताया आपको कि मेंसुरेशन में वृत्त हो, उसकी परिधि, त्रिज्या, उसकी परिधि, क्षेत्रफल, बेलन, शंकु, गोला के आयतन, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, क्रॉस सेक्शन, ना कुछ भी के आयतन ये सब निकालने हो तो जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा वो 11 से विभाज्य होगा, क्योंकि सभी के फार्मूले में पाई लगा है और पाई का मतलब होता है 22/7, यानी आंसर हमेशा 22 से गुणा होके आएगा और जो संख्या 22 से गुणा होके प्राप्त होगी उसको 11 से विभाज्य होना ही है। तो 11 से विभाज्यता, ना ये संख्या विभाज्य, ना ये से विभाज्य, ना ये, ना ये, तो लास्ट ऑप्शन आपका सही। अब 11 से विभाज्यता का नियम क्या है? अगर किसी संख्या के समस्थान और विषम स्थान, मान लीजिए कोई संख्या है A B C D E F G, ये संख्या है, और कोई कहे कि ये 11 से विभाज्य है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे? तो यहाँ से लेंगे, लेफ्ट साइड से। किसी संख्या के विषम स्थान, ये एक स्थान, 2 3 4 5 6 और 7, विषम स्थान यानी 1 3
5 7। विषम स्थान के अंकों a प्लस सी प्लस ई प्लस जी, विषम स्थान के अंकों के योग और सम स्थान 2 4 6 b प्लस डी प्लस एफ का अंतर 0 या 11 से विभाज्य कोई संख्या है तो वह 11 से विभाज्य है। इस लास्ट ऑप्शन में देखो समस्थान और समस्थान का अंक, विषम स्थान के अंकों का योग 6 6 12 और विषम स्थान के अंकों का योग 1 और 0 1 -1, तो ये 11 से विभाज्य है। 11 के 11 से विभाज्य है, अतः यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देना। तीन साझेदार ए बी सी 4 संबंधे 5 संबंधे 6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। यदि लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 रुपये अधिक है तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ क्या? सिंपल सवाल है, समझ लो भैया। ए बी सी में यदि लाभ सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 अधिक है, सी का हिस्सा ए से 2 रेशियो अधिक है, देखो तो 2 भाग बराबर 200, तो 1 भाग बराबर 100, तो कह रहे हैं पूल 5 4 9 9 6 15 भाग बराबर 1500। ठीक, आपका आंसर डन हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल। ये देखो यार, सिंपल सा सवाल है, इसको समझने की कोशिश करना। एक ट्रेन बिना रुके 72 किमी प्रति घंटा की औसत गति से और रुकने के साथ 6 किमी प्रति घंटा की औसत गति से चलती है। ट्रेन औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है? सपोज कर लो यहां पे कोई ट्रेन है और एक ट्रेन यहां पे, सॉरी ये दूरी है। एक ट्रेन 72 किमी प्रति घंटा की चाल से, मान लीजिए ये दूरी भी 72 ही है, 72 किमी प्रति घंटा की चाल से पी से क्यू तक पहुंच जाती है। समझाने के लिए बता रहा हूं, बाकी आसान है वो सवाल। ये 5 सेकंड से 10 सेकंड का सवाल है और ये नॉन स्टॉप है, नॉन स्टॉप। एक ट्रेन 60, अब यहां से जब रुक रुक के यहीं ट्रेन जाती है तो इसकी औसत चाल 60 किमी प्रति घंटा हो जाती है। अगर पी से क्यू तक जाने में नॉन स्टॉप 1 घंटा लगता है, यानी 72 किमी प्रति घंटा की चाल से पी से क्यू की दूरी तय कर ली जाती है और मान लो पी और क्यू बराबर है 72 kmph, 72 किमी है, राइट। 72 रात का टाइम और ये शूट, बहुत मेहनत की जाती है आप लोग के लिए और आप लोगों के लिए ही सब कुछ है, तो इसका लाभ लीजिए, इसका फायदा उठाइए। तो पी क्यू कितना हो गया? 72 किमी, ठीक है। अब नॉन स्टॉप बस तो पी से क्यू 1 घंटे पहुंच जाएगी, लेकिन विथ स्टॉप जाएगी तो 60 किलोमीटर, यानी कितना? अपने गंतव्य से 12 किलोमीटर पीछे रह जाएगी। तो ये 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में जितना समय लगेगा उतना ही समय ट्रेन प्रति घंटा रुक रही है, बस प्रति घंटा रुक रही है। बात को समझो, विथ स्टॉप नॉन स्टॉप गया तो 1 घंटे में पी से क्यू पे पहुंच गया, रुक रुक के गया तो 1 घंटे में ये 60 किलोमीटर गया, यानी कितना किमी कम गया? 12 किमी कम गया। 12 किमी जाने में, या 12 किमी कम गया या कितना समय कम गया? समय बराबर दूरी बटा 4, 12 6 72, 1/6 किमी, वह 1/6 घंटे वो कम गया, रुका, मतलब समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा 4, यानी 10 मिनट। 1/6 घंटे का मतलब 10 मिनट हुआ, प्रति घंटा 10 मिनट रुक रुक के जाता है। यहां तक क्लियर है मामला? अगला सवाल। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, ध्यान से समझिएगा, 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 45% लड़कियां हैं। चलो 40 स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट हैं, 45% गर्ल्स हैं, गर्ल्स हैं, तो 45% गर्ल्स का मतलब कितना? 18 लड़कियां हो गई, 40 20 3/5 ना, 9 3/5 2/5, 9 दूनी 18, तो लड़के कितने बचे? 22 ना, ये बॉयज हो गए। कह रहा है कि यदि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक
54 से गुणा कर दो, सॉरी 54, तो कुल अंक आ जाएगा। और लड़कों का औसत अंक कितना है 46, यहाँ पे भी गुणा कर लो। ये गुणा करोगे आप तो आपको गुणनफल मिल जाएगा, आपको गुणनफल मिलेगा 972 और 1012, 1012 दोनों जोड़ दीजिए तो कुल नंबर आ जाएगा आपको 1984। और संख्या कितनी है 40 की, तो नया औसत कितना आ जाएगा, आपका नया औसत आ जाएगा 49.6। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करके लगा लेंगे आप। ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल बहुत अच्छा शानदार सवाल है, ध्यान दीजिए। यदि 6 अंकों की एक संख्या 4x573y वाली है, संख्या 72 से विभाज्य है, तो x + y का मान। ध्यान देना, कह रहे हैं कि कोई संख्या है 4x573y अगर 72 से विभाज्य है तो 8 गुणित 9, 72 से विभाज्य है तो वह संख्या सेपरेटली 8 से भी और 9 से विभाज्य होगी, 8 और 9 से विभाज्य होगी। ध्यान देना, 8 से अगर यह विभाज्य है तो 8 से विभाज्यता का नियम है कि किसी भी संख्या के अगर अंतिम 3 अंक 73y 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। देखो ध्यान दो, क्या है इसकी अंतिम 3 अंक 7 3y 8 से विभाज्य, 8 9 72, एक y उतारोगे। अब y क्या रखें कि 8 से विभाज्य हो जाए, तो y सिर्फ एकमात्र संख्या है, 6 रखने पे 8 से विभाज्य होगी, तभी ये 8 दूनी 16 जाएगा। यानी y की वैल्यू आपको पता चल गई, y कितना आएगा 6। यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं। अब यदि पूरी संख्या 9 से विभाज्य है तो 9 से विभाज्यता का नियम है, यदि संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो देखो संख्या के अंकों का योग क्या हो गया, 4 + x + 5 + 7 + 3 और +6 आ गया। तो 6 3 9 और 9 7 16, 16 5 21, 21 4 25 और प्लस x। 9 से कटना है अगर तो 9 दूनी 18 और 27 चाहिए, अंकों का योग 27 होना चाहिए। यानी x की जगह पे क्या हो जाएगा 2, यानी x का वैल्यू कितना आएगा 2, 9 से कट जाएगा तो x + y कितना हो जाएगा ये बताओ, x + y 8 हो जाएगा। आपका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। यहां तक कोई तकलीफ नहीं, कर लेंगे ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ लो फिर से, अगर कोई संख्या 72 से विभाज्य है तो यह पक्की बात है कि संख्या 8 से और 9 से विभाज्य होगी। 8 से विभाज्यता का नियम लगाया तो y की वैल्यू आ गई, और 9 से विभाज्यता का नियम लगाया तो x की वैल्यू आ गई। अगला सवाल है, एक व्यापारी अपना माल बेचकर 5% का लाभ कमाता है। एक व्यापारी अपना माल बेचकर 5% लाभ कमाता है। उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा अगर उसके लागत मूल्य में और बिक्री मूल्य दोनों में 20% की वृद्धि कर दी जाए। तो बहुत सिंपल समझने की कोशिश करो। मान लेते हैं कि उस वस्तु का सीपी कितना है, सीपी 100 है, तो दोस्त एसपी कितना हो जाएगा, 5% का प्रॉफिट चाहिए तो 100 का सामान 105 में बेचेगा। कह रहे हैं बोथ आर इंक्रीज्ड बाय 20%, उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा अगर लागत मूल्य और बिक्री मूल्य दोनों 20% में वृद्धि हो जाती है। तो ये 20% बढ़ेगा तो 120 हो जाएगा, और इसका 20% बढ़ने का मतलब 20% बढ़ने का क्या मतलब होता है, 20% बढ़ेगा इसका तो 105
गुणित 20%, 120 बटा 100 यानी 6/5, 5 21, 6 का 6, 6 दूनी 12, 126, यानी 120 का सामान कितने में? 126 में बिक रहा है, यानी लाभ प्रतिशत 6/120 गुणित 100, 6 दूनी 12, 20 और 20 पंजे 100, यानी कितना? 5%। लाभ इंस्टेंट 5% ही रह जाएगा। ये बात क्लियर है? यहां तक कोई तकलीफ है किसी को? नहीं है ना? कर लोगे? कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक सामग्री को 600 रुपए में खरीदा गया। एक सामग्री को 600 रुपए में खरीदा गया। अगर सामग्री के 3/4 भाग को, चलो ध्यान देना, एक सामग्री को 600 रुपए में खरीदा गया, अगर 3/4 हिस्से को 10% के लाभ पर और शेष को 20% के नुकसान पर बेचा तो सामग्री पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, मान लिया 600 रुपए की कोई सामग्री खरीदी गई, तो 600 रुपए का 3/4 का मतलब 15 × 45, 450। 3/4 कितना हो गया? 450, और बचा 1/4, ये कितना हो गया? 150। कह रहे हैं 3/4 हिस्सों को 10% लाभ पर बेचा गया, यानी अगर 10% लाभ पर, ये सीपी है दोस्त, ये सीपी का मामला है, ध्यान देना। अब बेच कैसे रहे हो? 450 वाले हिस्से को, यानी 3/4 जो था उसको 10% के प्रॉफिट पे, तो 45, 450 का 10% 45 जोड़ दिया तो 495 हो गया, 495, ध्यान दीजिएगा। $495 और 20% नुकसान का मतलब होता है 20 और 10 30, 120 में बेचा गया। अब आप जोड़ लो, विक्रय मूल्य कितना आ गया? 4 1 500, 500 1 615 रुपए, 615 रुपए। ये देखो क्या है, ये 600 रुपए का सीपी है दोस्त, 615 का एसपी है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर 15/600 गुणित 100, 15, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, 2.5%। यही आपका आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई तकलीफ है? कोई दुख, समस्या, कष्ट? कर लोगे ना? 2.5% का प्रॉफिट है, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन ध्यान देना। कह रहे हैं कि एक टी शर्ट 700 रुपए 50 रुपए में, एक टी शर्ट 750 रुपए में बेचकर राठी 25% लाभ कमाता है। 750 में बेचता है तो उसको 25% का प्रॉफिट होता है। अगर बिक्री में 4%, अगर बिक्री में 50% से कम हो जाता तो मुनाफा कितने प्रतिशत होता? ठीक है, समझो बात को। अगर बिक्री में अगर बिक्री मूल्य 4% कम हो जाता, अगर बिक्री मूल्य है यहां पे, अगर बिक्री मूल्य 4% कम हो जाता तो मुनाफा कितना प्रतिशत होता? देखो यार, 750 में अगर 25% का प्रॉफिट है तो 125% बराबर 750 ना। 25 × 75 30, और 25 और 25 5 125 30, 20 से गुणा कर लोगे 20 पंजे 100, और 20 से इधर गुणा कर लोगे 600, यानी सीपी कितना हो गया? 600। कोई दिक्कत नहीं ना? सीपी 600। कोई तकलीफ है? नहीं है भाई, कोई तकलीफ नहीं है। 600 हो गया सीपी। अब कह रहे हैं अगर बिक्री मूल्य 4% कम हो जाए तो मुनाफा कितने प्रतिशत रह जाएगा? ठीक है, यदि बिक्री मूल्य 4% कम हो जाएगा, यानी नया एसपी 750 गुणित 96/100, 25 चौका 100, 25 × 75। ठीक, 4 दूनी 8, 24 चौका 96,
24 तिया 72, 720 हो जाएगा। अब 600 का सामान 720 में बिक रहा है तो प्रॉफिट, बात को समझ रहे हो, फिर से समझ लो। कह रहे हैं कि एक टी शर्ट 750 रुपए में बेचने पर 25% राठी को लाभ हो रहा था, यानी 125% मिल रहा था, तो 100% कितना हो गया 600, यही सीपी हो गया। कह रहा है कि अगर विक्रय मूल्य 4% कम हो जाए, यानी 750 से 96% हो जाए तो कितना हो जाएगा 720, ये इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। 600 का सामान 720 में बिकने लगेगा तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 120/600 गुणित 100, 20%। अगला सवाल ध्यान देना, एकदम सिंपल सवाल है, समझ लेना। कह रहे हैं अंडर रूट, इस क्वेश्चन को ऐसे ही ले लो, अंडर रूट 256 1.6 प्लस 361 1.9 और प्लस ये हो जाएगा 24 4.9, तो 9 9 18, 18 6 24, ठीक। अच्छा प्लस नहीं है, गुणा है, ओह सॉरी, ये सब गुणा है, प्लस नहीं है, ध्यान देना, मिसप्रिंट है ये गुणा है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, ये सब गुणा है, तो 9 9 81, 1 और 6 से गुणा होगा 6, यानी इकाई अंक पे 6 आना है और 3 अंक, इकाई अंक पे 6 आना है, इकाई अंक पे 6 आना है और 3 अंक दशमलव लगना है, ये ऑप्शन ए सही है। गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो 9 9 81, 1 और फिर 6 से गुणा होगा तो 6, इकाई अंक पे तो 6 मिलना ही है, और 1 2 3 अंक पे दशमलव, 3 अंक पे दशमलव भी एकमात्र ऑप्शन में है, तो ये पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 8 कुर्सियों को 20% लाभ पर तथा 6 कुर्सियों को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह सभी 14 कुर्सियों को 12% लाभ पर बेचता तो उसका लाभ 442 रुपए कम हो जाता। प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा? ध्यान देना, ठीक है, प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा। तो बात समझने की कोशिश करिएगा। कह रहे हैं कि एक दुकानदार 8 कुर्सी और फिर 6 कुर्सी, 14 कुर्सी का आंकड़ा दे रहे हैं। मान लेते हैं सीपी जो है वो पर कुर्सी 100 है, सीपी आरएस 100 पर चेयर है, ठीक है। तो 8 कुर्सियां हैं तो 800 की हो गई, और ये 6 कुर्सियां हैं तो 600 की हो गई। ये सीपी का मामला है दोस्त। कह रहे हैं अगर 8 को 12% के लाभ पर यानी 120 पे बेच दिया जाए, बारह बट्टा 96 960, और इसको 10% के लाभ पर यानी 110/100 यानी 66 प्लस 600 यानी कुल 9 6 1500, 9 6 1500, एक 1620। कह रहा है यदि सबको 12% के लाभ पर बेचा, यानी 8 6 1400 को 1400 की कुर्सियां होती और सबको 12% के लाभ पर यानी 112/100 में बेचा जा रहा है, तो कितना हो रहा है 1568 रुपए। देखो एक एसपी ये मिला और दूसरा एसपी ये मिला। बात को समझने की कोशिश करो। कह रहे हैं कि एक कुर्सी को 800, एक दुकानदार 8 कुर्सियों को 20% लाभ पर और 6 कुर्सियों को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि सभी कुर्सियां 12% के लाभ पर बेचे तो उसका लाभ 442 रुपए कम हो जाता है। प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, समझो बात को। हमने ये मान लिया भैया कि हर कुर्सी 100 रुपए की थी, उसका क्रय मूल्य 100 रुपए निर्धारित था। तो 8 कुर्सियों का क्रय मूल्य 800, 12% का लाभ लेंगे 20% का, तो कितने में बेचेंगे 960 में।
और इधर 110%, 10% का लाभ लेंगे तो 660 में, यानी 1620 रुपए की कुर्सियां बिकेंगी। एक नंबर। दूसरा कह रहा है कि अगर 8 से 1400 कुल कुर्सियां 1400 की हो, उस पर 12% का लाभ ले लें तो 1568 में बेचेंगे, और इन्हीं दोनों विक्रय मूल्यों के बीच उसको 442 रुपए की हानि हो रही है, यानी कि 1620 इधर और 1568 इधर। अब देखो 68 कितना हो गया, 2, 5, 52 का अंतर आया, यानी ये जो एसपी का अंतर 52 है, ये 52 बराबर कितना है, 52%। 52% बराबर है 442 के, तो सीपी 100% बराबर होगा दोस्त 442 बटा 52 गुणित 100, बराबर आ जाएगा आपको 850। यही आपके कुर्सी का मूल्य है। कोई तकलीफ नहीं ना, कर लोगे यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल ध्यान देना, कह रहे हैं कि उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके विकर्ण की लंबाई 28 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है अगर, तो क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया होता है 1/2 विकर्ण का वर्ग, 1/2 विकर्ण का वर्ग, यानी 28 गुणित 28, 14, ये बराबर हो जाएगा 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, 17% लाभ कमाने हेतु उस वह वस्तुएं क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे। देखो यार, इस सवाल को बहुत आराम से टैकल करने की कोशिश किया करो। एक व्यापारी, एकदम हिट एंड ट्रायल, क्या कहते हैं इसको, हिट एंड ट्रायल, मतलब ऑप्शन से। एक व्यापारी एक वस्तु पर 10% की छूट देता है और 17% लाभ कमाने हेतु वस्तु के क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे। मान लीजिए सीपी 100 रुपए है, तो कितना मूल्य अंकित कर दे भैया, कितना मूल्य अंकित कर दे, यहां पे लिख लो, एसपी। मान लिया 30% अधिक मूल्य अंकित कर दिया तो 130 मूल्य अंकित कर दिया। 10% का डिस्काउंट दे दे तो कितने में बेचेगा, 13 कम कर देगा, प्लस 30%, तो प्लस 30 हो गया। और डिस्काउंट माइनस 10% कर दो तो माइनस 10% मतलब माइनस 13 हो गया, यानी कितने में बेच दिया, 117 में। तो ये 100 रुपए का सामान 117 रुपए में बिक गया, यानी उसे 70% लाभ मिल गया, यानी पहला ही ऑप्शन आपका सही है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को आप टैकल कर डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से समझ लीजिए, कह रहा है कि एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और 17% लाभ कमाता है, वह वस्तु क्रय मूल्य से कितने अधिक मूल्य पर अंकित करे, उस वस्तु का मूल्य वह क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करे। ठीक है, ध्यान दीजिए, क्रय मूल्य कितना है, 100। मान लिया 30% मूल्य अधिक अंकित कर दिया, ऑप्शन उठा लिया पहला, तो 130 हो गया। 10% डिस्काउंट दे दिया तो 117 हो गया, लाभ भी हो गया ना 17%। 100 का सामान 117 में बिका तो प्रॉफिट कितना हो गया, 17%। बस यही आंसर है आपका, यही 30% आपका आंसर है। अगला सवाल, एक शहर की जनसंख्या 11,002, ध्यान से देखिएगा, सवाल यहां 2 नहीं है। एक शहर की जनसंख्या 1100 है, 11,200 है। ठीक है, क्या है, 1 मिनट, इसको मैं बना देता हूं।
बता रहे हैं कि एक शहर की जनसंख्या 11,200 11,200 है। पहले वर्ष 25% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 15% घटती है, सॉरी पहले वर्ष 25% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 15% घटती है। 2 वर्ष के अंत में इस शहर की जनसंख्या क्या होगी? सिंपल सवाल है। 11,200 ठीक है। 11,200 गुणित 25% बढ़ती है तो 125/100 और गुणित 15% घटती है तो 85/100। ठीक, 0000 से खत्म। 25 पचे 125, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 4 त्याई 12, 23 बार गुणा कर लेंगे आप इसको तो ये मिल जाएगा 11,900। ठीक है, जनसंख्या 11,900 होगी। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, अगला सिंपल सा सवाल ध्यान दीजिएगा। एक कक्षा में 50 क्या कह रहे हैं? किसी कक्षा की 50 लड़कियां, किसी कक्षा की 50 लड़कियों और 70 लड़कों ने मिलकर एक संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया। यदि 40% लड़कियों तथा 50% लड़कों ने इसमें भाग लिया और लगभग कितने प्रतिशत लोगों ने भाग लिया? ठीक है, कह रहे हैं कि किसी कक्षा के 50 गर्ल्स, 50 लड़कियां हैं, बॉयज कितने हैं? बॉयज हैं 70। कह रहे हैं एक संगीत कार्यक्रम में भाग लिया, आयोजन किया। यदि 40% लड़कियों और 50% लड़कियों ने भाग लिया, 40% का मतलब कितना हो गया? 20, और 50% का मतलब हो गया 35। ठीक, लड़कों ने भाग लिया तो लगभग कितने प्रतिशत लोगों ने भाग लिया? तो 55 कुल भाग लिए और थी संख्या कितनी? 7 5 12 120 गुणित 100। ठीक है, ध्यान देना, 20 छक्का 120, 20 पंजे 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको 45.8 के आसपास आएगा, यानी 46% लगभग। ये आंसर डी आपका सही है। समझो बात को, कह रहे हैं कि किसी क्लास में 50 लड़कियां और 70 लड़के हैं, एक संगीत कार्यक्रम का आयोजन हुआ, 40% लड़कियों ने 50% लड़कों ने भाग लिया, तो 50 का 40% 20 लड़कियों ने भाग लिया और 70 का 50% यानी 35 लड़कों ने भाग लिया, यानी कुल कितने? 55 ने भाग लिया। संख्या टोटल 120 लड़के लड़की मिला के, और 55 ने प्रतिभाग किया, पार्टिसिपेंट्स थे। तो कितने % लोगों ने पार्टिसिपेट किया? तो लगभग 46% लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, सिलेक्शन गुरुजी के कांस्टेबल प्रैक्टिस सेशन बैच में आज इतना ही। कल फिर सवालों के साथ मुलाकात होगी आपसे, हम होंगे, आप होंगे और ये हमारे बीच सवाल होंगे। इन सवालों को सॉल्व करेंगे, इनसे परिचित होंगे और कांस्टेबल लेवल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लेवल के जो एक क्वेश्चन हो सकते हैं, हम वही क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस करा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम समंदर में तैरने में चले जाएं, एग्जाम देना है, कांस्टेबल लेवल का तैयारी कर रहे हैं किसी और लेवल की, तो वो एक दिक्कत की बात होती है। तो कल फिर मुलाकात होगी कांस्टेबल लेवल के कुछ और बेहतरीन सवालों के साथ। तब तक देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।